हाँ तो हेडिंग डाल लो लोकस। लास्ट टाइम यही बोला था, लोकस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके लोकस, तो बेसिकली लोकस है क्या, किसने पढ़ा है कभी 9th-10th में किसी का कुछ रहा हो? लोकाई नाम का एक आई थिंक रहता है आईसीएससी या किसी में, कंस्ट्रक्शन था। ओके ओके, बेसिकली लोकस क्या है? अब हमें यहाँ पे लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें करनी है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में पाथ ऑफ अ पॉइंट या लोकस की बात करें अगर, तो इक्वेशंस के टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना है चीज़ों को। अब लोकस मतलब जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे पास तो सिर्फ दो ही एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कोई पॉइंट किस तरीके से मूव कर रहा है, उससे जो भी ग्राफ बनेगा उसको बोलेंगे उसका लोकस। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई पॉइंट, इस पॉइंट, ये पॉइंट है लेट्स 2,0 है, 2,0 से ऊपर की तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस से 30 एंगल बनाते हुए, ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो 30 एंगल बनाते हुए ऊपर जा रहा है, तो हमेशा इसी लाइन पे जाएगा ना। हाँ, ये जो डॉटेड लाइन है उधर ही पॉइंट मूव करेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता पॉइंट इधर से उठ के इधर आ जाए, क्या ऐसा होगा क्या इधर आ जाए? नहीं, इधर नहीं हो सकता, उसको हमेशा इस लाइन पे ही मूव करना है। हाँ, इस लाइन पे कहीं पे भी अगर मूव करेगा तो वो ये 30 डिग्री बनाएगा ना। हाँ, तो ये जो लाइन बन रही है ये उस पॉइंट का लोकस हुआ जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा था। अगर मैंने बोल दिया एक फिक्स पॉइंट है भाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के टर्म्स में ही, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, उससे 3 यूनिट की डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे ये फिक्स है, ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, इससे 3 यूनिट समझते हो? मान लो मैंने ये जो बनाई है लाइन वो 3 यूनिट की है, तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस फिक्स पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे हो? इनफाइनाइट। लेकिन क्या एक यहाँ पे आया तो दूसरा इधर आएगा? क्या इधर आएगा, यहाँ आएगा, इधर, ऐसे बनेंगे? हाँ, मतलब ऐसे भी सोच सकते हो, बीच में हमने 3 यूनिट लेंथ का रस्सी बांध दिया, उसको घूम गए चारों तरफ। हाँ, मतलब जैसे यही है तो ये 3 यूनिट का है, तो ये जिधर भी हो सकता है इसका टॉप वो 3 यूनिट की डिस्टेंस पे ही आएगा, तो सर्कल बनेगा क्या? हाँ, तो उस पॉइंट का लोकस जो कि इस फिक्स पॉइंट से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे है, वो ये जो सर्कल हमने डार्क किया है वो आएगा। ठीक है? ऐसा कुछ भी कंडीशंस हो सकती है। अब वो कंडीशंस यहाँ पे हम लोग एक्सिस के टर्म्स में ही बातें करेंगे, मतलब एक्स और वाई के टर्म्स में, दैट इज ज्योमेट्रिकली बातें करेंगे। तो उन कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। तो जो भी कोई पॉइंट है, जो भी गिवन कंडीशंस, मतलब गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो उसका लोकस होगा। अब और अच्छे टर्म्स में, तो कोई कर्व, कर्व मतलब ग्राफ, जैसे लाइन बनाई वो एक कर्व है, ग्राफ है, जो भी यहाँ पे बनाएंगे वो ग्राफ है, ये ऐसा ऐसा कुछ भी बना दिया ये सब ग्राफ है। ठीक है, कुछ भी बनाया ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे अदर देन दैट पॉइंट, वो ग्राफ है। ठीक है, वो पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट को भी एक्सटेंड कंडीशंस में बोल सकते हैं, बट पॉइंट सबसे छोटी चीज है, बाकी ये इतना सा भी कुछ बनाया वो भी ग्राफ है, मतलब ग्राफ मतलब कर्व। ठीक है, हाँ, तो जो भी कर्व बनेगा वो लोकस है। अब उस कर्व को बनने की कुछ कंडीशंस रहेगी, जैसे ये था, इधर था, कुछ और भी आ सकता है। सही है? हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ से ऐसे, हाँ ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ बन गया, तो ये भी एक कर्व है, तो ये भी किसी चीज़ का लोकस है। किसका लोकस है वो बाद में बातें करेंगे, बट लोकस क्या है ये समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, तो जो भी कर्व बनेगा वो लोकस है। अब लेकिन हमें कर्व निकालने की चीज़ें है हमारे पास, वो बाद में आएगी, अभी हमें जस्ट इक्वेशंस निकालनी है। तो इक्वेशंस निकालना मीन्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना। जैसे यहाँ पे जो भी पॉइंट्स रहेंगे उनके एक्स और वाई में कुछ तो रिलेशन रहेगा, एक्स और वाई में रिलेशन रहेगा ना, अदरवाइज तो कोई भी रैंडम ले लेंगे तब तो चीज़ें बदल जाएगी। तो उन एक्स वाई में रिलेशन इज द लोकस। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड लोकस हम लोग पढ़ते हैं, उसी में पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना हुआ, कॉनिक सेक्शन, ये सब सारी चीज़ें, कुछ फिक्स लोकस हम पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, बस इतने ही स्टैंडर्ड लोकस पढ़ते हैं। बट ये स्टैंडर्ड लोकस है, मतलब इसके अलावा भी और लोकस हो सकते हैं, कोई भी रैंडम चीज़। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं द जनरल चीज ऑफ द लोकस। तो जनरल चीज मतलब कुछ कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस को, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस गिवन है, उन कंडीशंस को हम लोग इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशंस में कन्वर्ट करने का मीनिंग एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में लिखना। ठीक है, अभी सीखेंगे वो सारी चीज़ें कैसे आता है, और फिर वो एक्स और वाई में जो रिलेशन आ गया वही हमारा रिक्वायर्ड लोकस है, या समटाइम्स इक्वेशन ऑफ लोकस भी बोल देते हैं, बट जस्ट लोकस वर्ड भी यूज हुआ तो वो सेम ही चीज़ है। ठीक है, हाँ,
तो ऐसे कुछ भी बना दिया मैंने, ऐसा भी बना दिया, ये भी लोकस है, ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन आएगी, पर हम नहीं पढ़ने वाले वो सब चीज़ें, बट ठीक है ये लोकस है। तो अब यहाँ पे अपने पास टास्क है लोकस निकालने का। ये सब कुछ ऐसा लिखने का जरूरत नहीं था, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लोकस होता क्या है। अब लोकस निकालना है मतलब हमें इक्वेशन निकालना है, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ आया फाइंड द लोकस मतलब इक्वेशन निकालना है, समटाइम्स उसका नाम बताना पड़ेगा, वो लाइन है कि सर्कल है या कोई और कर्व है। तो कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स का इक्वेशन हम लोग रट्टा मार के रखते हैं, ठीक है, लाइन का, सर्कल का पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। हाँ, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके लिए चीजें लिखते हैं। तो लिखो स्टेप्स टू फाइंड द लोकस, स्टेप्स टू फाइंड द लोकस। पहला, सपोज दैट पॉइंट h, k, सपोज दैट पॉइंट h, k। दूसरा पॉइंट, अभी ये सब चीजें समझेंगे कौन से पॉइंट की बात है, कुछ कुछ शायद समझ में आएगा। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, k लेंगे। जैसे हमने बोला था एक पॉइंट है 3 यूनिट की डिस्टेंस पे, तो वो जो पॉइंट जो 3 यूनिट की डिस्टेंस पे उसको h, k लेंगे, ठीक है। हाँ, सेकंड पॉइंट, राइट द इक्वेशंस फॉर ऑल ज्योमेट्रिकल कंडीशंस, राइट द इक्वेशंस फॉर ऑल ज्योमेट्रिकल कंडीशन। स्टेप 3, if arbitrary constants का मतलब ऐसे कांस्टेंट्स जो हमें पता नहीं है, बट जब भी उनका वैल्यू आएगा कांस्टेंट आएगा। जैसे तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा है थोड़ा सा, उसमें वो c आता है, c का वैल्यू पता रहता है क्या हर बार? नहीं, उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, हर बार कुछ आएगा, हर बार अलग अलग आएगा पर कांस्टेंट आएगा। वैसे कांस्टेंट्स को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, मतलब जो बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट in the equations, then eliminate all arbitrary constants, अब एलिमिनेट करोगे तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, तो काम करने का मतलब जो हमने स्टेप 2 में इक्वेशंस बनाई उनका यूज करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को हटाएंगे, ठीक है। जैसे दो जगह पे ए आ गया, दोनों से मान लो ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है, ये सी है, दो जगह पे अलग अलग सी आया, दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है, तो कुछ रिलेशन मिलेगा। हाँ, तो इफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन देन एलिमिनेट ऑल आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड फाइंड द रिलेशन between h and k। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो h और k में रिलेशन निकालो, अगर नहीं है तब भी h और k में ही रिलेशन निकालना है, तो उसको भी चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड k, अदरवाइज डायरेक्टली फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड k। h एंड k, स्मॉल h एंड k ले रहे हो ना, हाँ, अदरवाइज डायरेक्टली फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड k। द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेप, लिखा ना इतना, हाँ, लास्ट स्टेप, रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y। रिप्लेस h बाय x मतलब जहां जहां पे भी h आया था उसकी जगह पे x लिख देंगे, और जहां पे भी k आया था उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, y। हाँ, तो फिर x और y में एक रिलेशन दिखेगा, हाँ, वही रिलेशन हमारा लोकस आने वाला है। हाँ, तो रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, देन रिजल्टेंट विल बी द रिक्वायर्ड लोकस, then resultant will be required
लोकस। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, जैसे कोई छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द लोकस। फाइंड द लोकस मतलब तुमको इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस, इक्वी वो इक्वल वाला इक्वी डिस्टेंस, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, from the two fixed point A 2,3 B 4,5। अब लोकस चाहिए, ठीक है। तब लोकस एक पॉइंट नहीं हो तो इक्वेशन आएगा, कर्व आएगा ना, तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तब इन्होंने क्या बोला, भाई दो फिक्स पॉइंट है, दो फिक्स पॉइंट कौन से हैं, ए और बी। अब इनसे इक्वल डिस्टेंस वाले तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना। हाँ, अभी जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है तो दिख रहा है ना, ये मिड पॉइंट वाला भी इक्वल रहेगा दोनों से। ऐसे और भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे ना, इधर और इधर, तो ये पॉइंट भी तो दोनों जगह से इक्वल ही रहेगा। तो क्या एक ही आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा क्या, तो बहुत सारे बनेंगे ना, तो और नीचे भी बनेंगे। हाँ, तो ये सारे पॉइंट्स जो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस रहेंगे, दैट इज इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे, उन सारे पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन बनेगी, अभी यहाँ पे लाइन ही बनेगी, कुछ और भी बन सकता है, जो भी कर्व बनेगा वो हमारा लोकस होगा। तब यहाँ पे सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, या फिर से लिखता हूँ इधर, दो फिक्स पॉइंट थे अपने पास ए और बी, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, लेट्स उस पॉइंट का नाम पी है, हमने सपोज करेंगे सबसे पहले उसके कोऑर्डिनेट्स h, k। अब h, k क्यों सपोज कर रहे हैं और बाद में उनको रिप्लेस भी करेंगे, बिकॉज अभी तो ठीक है कोऑर्डिनेट्स ही है, पॉइंट वाली चीजें हैं, नंबर है। आगे चल के ऐसा भी रहेगा, आपको जो कंडीशंस गिवन है उनमें भी कहीं पे x और y है, वेरिएबल कंडीशंस है, तो उसमें भी x और y आएगा। तो फिर उस x y में, और हमें जिस x y में रिलेशन निकालना है वो अलग अलग x y है, गिवन x y अलग होंगे, हमारे x y तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। हाँ, तो वो चीज़ें मिक्सअप ना हो इसके लिए हम लोग हैबिट में रखते हैं कि उस पॉइंट को h, k लेंगे, ठीक है। तब कंडीशन क्या है, ये डिस्टेंस से इक्वल है, तो a का वैल्यू देके रखा है 2,3, b भी देके रखा है 4,5। बस ज्योमेट्रिकल कंडीशन, दैट इज PA इक्वल टू PB। तो PA का वैल्यू निकालते आता है क्या हमको, क्या आएगा बताओ, हाँ बताओ, रूट ऑफ, हाँ h-2 का होल स्क्वायर, हाँ k-3 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा PA का वैल्यू। अभी किसका वैल्यू निकालना है, PB का। क्या आएगा, रूट के अंदर ना h-4 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, कोई अननोन चीज है क्या, यहाँ तो h और k बिचारे, और कोई बहुत सारी इक्वेशंस भी नहीं बन रही है जिनको हम लोग सॉल्व करें, डायरेक्टली h और k में रिलेशन ही आ रहा है। हाँ ठीक है, तो इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड लोकस है, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड वाले, फिर क्या करेंगे, ये a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो h² - 4h + 4 प्लस k² -6k + 9। अपोजिट साइड में भी कुछ ऐसा ही आएगा, h² - 8h + 16 प्लस k² - 10k + 25। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कुछ चीजें कट हो रही है क्या, कौन, h² k² गए, अब बाकी चीजों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -8h था, इधर में -4h, तो बचेगा +4h ना लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में क्या है -6, मतलब पहले वेरिएबल्स के साथ डील कर रहे हैं
फिर कॉन्स्टेंट्स के पास जाएंगे, ठीक है ना। तो -6 के इधर का -10 के क्या बचेगा, फिर से इधर प्लस का 4 के, ये 4 + 9 13, ये 16 + 25, यस हाँ ठीक है, 16 + 25 कितना 41, 41 इधर आया नेगेटिव वाला, अपोजिट में भी लिख सकते हैं। तो इधर 41 था और इधर का 13, कितना बचेगा 41 - 13 28, यहाँ पे आएगा। कुछ डिवाइड हो रहा है, हाँ 4 से डिवाइड हो रहा है। तो h + k = 7। अब इस h और k को क्या लिख देंगे, x और y, खत्म। तो x + y = 7, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड लोकस। अब किसी के दिमाग में यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, सर ये तो डायरेक्टली दिख रहा था ना, इसका मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आएगा, तो हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं। हाँ यहाँ पे कर सकते थे, बट हर बार हमें नहीं पता चलेगा कि ऐसा ही लाइन आ रहा है। अगर हमें किसी और तरीके से पता चल रहा है डायरेक्टली तो ठीक है, वो कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होगा कि आप लोकस को पहले ही देख पाओ, ठीक है। तो अभी हमने पूरा प्रोसेस के साथ किया है, ये चीज़ हर बार काम आएगी, ठीक है, नोट कर सकते हो। चलो हो गया ये, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P, द लोकस ऑफ पॉइंट P such that angle PAB नहीं APB, angle APB is 90 degree. Find the locus of point P such that angle APB is 90 degree where A is, आसान पॉइंट ले लो क्या, 0 0 and B is, चलो ये भी आसान 2, 0, दूसरा 0 0 नहीं ले सकते ना। लोकस का इक्वेशन आता है, 0 इक्वेशन आएगा, तो सबसे पहला स्टेप क्या, हाँ सपोज P एज H, K, और एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश हर बार करेंगे हम लोग। रफ इसलिए ठीक है, एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है, बट गिवन कंडीशंस को अप्लाई करने में फ़ायदा है। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, एक यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये पॉइंट को क्या ले लिया, H, K। हाँ अब आगे की चीज़ें तुम करोगे। जो भी कंडीशन दे के रखी है उस कंडीशन को यहाँ पे लिख दो, डिस्टेंस, एंगल, इन सब के टर्म्स में काम हो जाएगा। तो उन्होंने एंगल दे रखा है, लेकिन एंगल का तो हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं आता है, डिस्टेंस का आता है। अच्छा ये जो बन रहा है ट्राइंगल वो कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस यूज करो। पाइथागोरस तो कौन कौन है, साइड्स बताओ। PA का स्क्वायर, हाँ PA एक साइड हो गई, दूसरी PB स्क्वायर शुड इक्वल टू AB स्क्वायर। हाँ ये वाला चीज़ सॉल्व करना है। इक्वेशन आनी चाहिए तुम्हारी x² + y² + 2x -2x = 0। हाँ तो सही आ रही है। नहीं कुछ भी आएगा, सर्कल बनेगा। तो सर्कल का इक्वेशन है सेंटर एट 1, 0, x² + y² - 2x = 0। तो PA निकालते आता है, हाँ ऑब्वियसली उतना तो आना ही चाहिए। तो h² + k² के रूट का स्क्वायर, ऐसा ही है, और रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे,
प्लस में क्या आएगा h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, वो फिर से रूट स्क्वायर कैंसिल आउट ही होने वाला है। डिस्टेंस फार्मूला का एप्लीकेशन सीख लिया है ना, थोड़ा बहुत मॉड्यूल सॉल्व अभी तक नहीं किया, आज की क्लास के बाद मौका मिलेगा। नहीं है? ओके ठीक है, मिल जाएगा मॉड्यूल, 1-2 दिन में मॉड्यूल मिल जाएगा उसका, ठीक है? 1-2 दिन या 4 दिन देखते हैं, मिल जाएगा। इक्वल टू में कितना ए और बी के बीच का डिस्टेंस लगाएंगे। हाँ तो ए और बी के बीच का 2 - 0 का स्क्वायर कितना होता है? अरे ये डायरेक्टली भी पता है क्या डिस्टेंस कितनी है? हाँ तो 2 का स्क्वायर लिख दूं तो क्या आया h² प्लस k² प्लस h-2 का होल स्क्वायर मतलब h² माइनस 4h प्लस 4 ना, प्लस में क्या है प्लस k² इक्वल टू में कितना है 4। ये 4 गए क्या? ये तो 2 बार h² ही बच गए, 2h² प्लस 2k² माइनस 4h इक्वल टू 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या आ जाएगा h² प्लस k² माइनस 2h इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे h और k को x और y सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x² प्लस y² माइनस 2x ना, माइनस है ना बेटा, प्लस किधर है? हाँ भैया माइनस चल रहा है ना, हाँ बस हो गया। अगला क्वेश्चन किसका आया था ये? चलो काफी लोगों का आया था, गुड। अगला इसी में चाहो तो एक कर लो, वही ए पी बी यही लोग हैं, वही ए वही पी वही बी। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P, find the locus of point P such that area of triangle PAB is कितनी तारीख है? 16 15 है, जान लो 16 ले लिया। Such that area of triangle PAB is 16 unit square. हाँ ए बी, हाँ कंटिन्यूस है, यस मतलब पुराने वाले क्वेश्चन का मान लो सेकंड पार्ट, ए वही है 0,0 बी 2,0, ए और बी सेम है। नहीं 90 डिग्री नहीं है, अब तो वो ट्रायंगल बना रहा है ना, 90 डिग्री का कुछ कंडीशन नहीं है अब, इस बार सिर्फ कंडीशन है एरिया इज 16। तुम दूसरा ही क्वेश्चन करके लिख लो उसको, 90 डिग्री वाला नहीं है, मान लो ये दूसरा ही क्वेश्चन था, तीसरा था एक्चुअली ना। हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज 16, ये क्वेश्चन है। नहीं लेकिन डिस्टेंस पूछा ही नहीं है, इस बार कंडीशन क्या है वैल्यू किसकी है 16? क्या डिस्टेंस है 16? तो एरिया क्या होता है बेटा? तो कैसे करेंगे? हाँ डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट से तो सबको आता है ना, एरिया निकालते हुए कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख लोगे आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्टली बताऊं, डायरेक्टली अच्छे से समझ जाएगा। ये ए और बी तो अच्छे से नंबर है ना बेचारे, बढ़िया से। कहाँ आते हैं? इधर 0 0, इधर कौन आएगा? बी 2, कहीं पे भी होगा ना पी, उस पी को क्या ले लेंगे? एच कॉमा के। इसका अब एच कॉमा के हमको मान लो ऐसा सपोज करके रखेंगे ना, अभी कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के टर्म्स में, तो इस ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट होगा क्या? तो बेस कुछ दिखाई दे, हाफ बेस इंटू हाइट। हाँ तो मैं इनको नाम देता हूँ, चलो ए बी पी। तो एरिया विल बी हाफ। बेस किसको ले लूँ मैं? ए बी को। हाइट किसको ले लूँ मैं? ये यहाँ से जो भी आएगी कैपिटल एच या पी डी ले लूँ,
ठीक है, तो पी डी ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस डायग्राम से ए बी का वैल्यू बता सकते हो क्या? 2। क्या इस डायग्राम से पी डी का वैल्यू बता सकते हो क्या? नहीं बताओगे तो मार भी खा सकते हो। अगर मैंने किसी से पूछ लिया नहीं आया तो थप्पड़ खाएगा। बताओ। हाँ, मैंने पूछा क्या है? हाँ, पीडी का वैल्यू, इस डायग्राम में पीडी का वैल्यू क्या है? अरे अभी जो बनाया है मैंने 16 किधर लिखा है? फाइनल आंसर थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, अभी बताओ। मेरे पास यहाँ पे है 0,0, 2,0, h,k। इन 6 लोगों में से किसी चीज का यूज करके बताओ। ये d 90 डिग्री है यहाँ पे। हाँ, ये हाइट है। हाँ, इधर आ, एक थप्पड़ खाना। उधार है बेटा, कभी भी मार सकता हूँ, रास्ते में भी मार सकता हूँ, ठीक है? एक थप्पड़ तुमको मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है, पीठ पे, गाल पे, सिर पे। एक थप्पड़ तुम्हारा उधार रहा। हाँ भाई, मैंने क्या पूछा है? पॉइंट। मैंने हाइट पूछी है ये वाली, बताओ। हाँ, क्या? D2 किधर लिखा था? D2 अबे बताए क्यों? बाकी लोगों के लिए और थप्पड़ मारने का मौका मिलता ना। अरे भाई, वाई कोऑर्डिनेट यही हाइट होती ना एक्स एक्सिस से। कितनी बार सिखाया जाए? पहली बार सीख रहे हो जिंदगी में? हाँ, हाँ, लेकिन डायग्राम में किधर था? एच और के टर्म्स में मैंने हिंट बोला भी, एच और के टर्म्स में चाहिए मुझे। तो एच और के टर्म्स में क्या आएगी? के ना। अरे ये डिस्टेंस ही होता है ना के। कोऑर्डिनेट्स हमने पढ़े थे यार, तुमने भी पढ़े थे 10th में। हाँ, तो ये हाइट के होगी, तो पीडी का लेंथ के होगा, तो ये ऐसा आएगा। और एरिया कितना दे रखा है? 16। तो ये 2 और 2 कट गया, तो बेसिकली, लेकिन ये कोऑर्डिनेट था, तो लेंथ के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मॉड। नीचे भी तो हो सकता था ना एच को के। हाँ, तो अगर वो ऐसा आ गया तो अभी क्या हुआ? सिर्फ मॉड के का वैल्यू एच से कोई लेना देना है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है, दैट इज एरिया इक्वल टू 16, उसके लिए एच का कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे लोकस ओनली आएगा k इज इक्वल टू प्लस और माइनस 16, दैट इज y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 16। बाद में हम लोग पढ़ेंगे लाइन का इक्वेशन, तब पता चलेगा। ये 16 वाली लाइन है अगर ऐसे, तो तुमने अगर बचपन में एरिया का थोड़ा बहुत चीज पढ़ा होगा, बेस फिक्स कर दिया मैंने, तो पैरेलल लाइंस, अगर ये लाइन है ऐसा, कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा तो हर बार इसका हाइट तो सेम ही आएगा ना। हाँ, एरिया बिटवीन द पैरेलल लाइंस विद द सेम बेस ऑलवेज कांस्टेंट, ऐसा कुछ कुछ वर्ड सिमिलर टाइप के सुने हैं। हाँ, नहीं भी सुने हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये बेस सेम हो गया, तो हाइट तो दो पैरेलल लाइंस के बीच के हमेशा ही सेम आएगी। हाँ, तो इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है मेरा के, नीचे भी हो सकता है ना, ठीक है? समझ रहा है क्या? हाँ, जिसका नहीं आया था वो लिख सकता है। देखो अगला क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर द वेरिएबल पॉइंट्स, if a and b are the variable points on the x-axis and y-axis, on the x-axis and y-axis, such that length of AB, such that length of AB is 4 units. If A and B are the variable points on the x and y axis such that length of AB is 4 units, then find the locus of
देन फाइंड द लोकस ऑफ। अब इसमें कुछ सब पार्ट्स है, तो पहला सब पार्ट मतलब ए और बी वेरिएबल पॉइंट ही है, एक एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। हाँ, तो अब अपने पास पहला क्वेश्चन है उसमें, मतलब जिसका लोकस निकालना है उसके लिए पहला है लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ, इतना लिखा ना, फाइंड द लोकस ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दूसरा क्वेश्चन, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी, where O being origin, O being origin, O जो है अपना ओरिजिन है। तीसरा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, सेंट्रॉइड क्या हुआ है? तब ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। चौथा क्वेश्चन भी है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो वो तो लिख ही लिया था ना, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट विच डिवाइड, मतलब जो भी था नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट विच डिवाइड्स, पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो ऑफ, क्या ले, 2:1, in the ratio of 2:1 internally, point which divides the line segment AB in the ratio of 2:1 internally, 2 from the 2 internally comma के बाद 2 from the y axis। भाई 2:1 में 2 किधर से है? x एक्सिस की तरफ से या y की तरफ से? पता होना चाहिए ना, चीजें बदलेगी ना। y एक्सिस 2 मैंने लिया है y की तरफ से, सॉल्व करो। और तो नहीं चाहिए अभी इसमें, देखो चलो देख लेते हैं इधर। ऐसा बोला है, एक पॉइंट है ए, लेट्स से ऑन द एक्स एक्सिस, बी ऑन द वाई एक्सिस, तो लेट्स ए इज ए कॉमा 0, बी इज, अब जिस पॉइंट का लोकस निकालना है वो है एच कॉमा के, तो हमें इधर का ए और बी के रिलेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें उस एच और के में रिलेशन चाहिए। तो उन्होंने जो दे के रखा है वो ए और बी के बीच का डिस्टेंस, दैट इज a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी के होल स्क्वायर का रूट, ये दे के रखा है कितना? 4। ऐसा ना, अच्छा नहीं भाई 4 ही आया, मैंने गलत किया, ठीक है। तो यहाँ पे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16। हाँ तो 4 ही आंसर आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 वाला सही। हाँ तो ये तो किसका, ये तो ए और बी का रिलेशन है ना, मुझे ए और बी का रिलेशन नहीं निकालना था, किसका निकालना है? एच और के का। तो यहाँ पे तो ए और बी में रिलेशन है, तो दूसरा इक्वेशन ज्योमेट्रिकल कंडीशन एच और के की कुछ है, यस वो मिड पॉइंट है ना। तो अगर मिड पॉइंट है तो एच का वैल्यू क्या आएगा बताओ, इन दोनों का मिड पॉइंट a प्लस 0/2, तो ये h इज इक्वल टू a/2 हो गया क्या? और दूसरा ऐसे ही कुछ है, k इक्वल टू क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट ऐसा ही आएगा। लेकिन यहां से क्या डायरेक्ट h और k में कोई रिलेशन आया? नहीं, मेरे पास किस में रिलेशन है लेकिन ऑलरेडी एक, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना। तो ये इक्वेशन और ये वाले चीज़ें यूज़ करके क्या मैं एच और के में रिलेशन निकाल सकता हूँ? कोई तरीका है कैसे?
हाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कितना है अपने पास 2h और बी का वैल्यू भी 2k। किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2h का होल स्क्वायर प्लस 2k का भी होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो 2 मतलब ये क्या आ गया 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 16। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 विल बी द लोकस। तो ये आ गया मेरे पास आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। देख लो सही है। अच्छा इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आए थे, ये जो a और b है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स थे, हमने सॉल्व किया ऑटोमेटिकली वो लोग हट गए फाइनल सॉल्यूशन से। ठीक है, दूसरे वाले का बताओ अभी। चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये थर्ड वाला जो पार्ट था अपने पास सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड में तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ जा रहे हैं फोर्थ वाले पे। थर्ड वाला सेंट्रॉइड था, हाँ तो इसको वापस से 0, लिया 0, लिया तो 0, था। अभी मुझे सेंट्रॉइड चाहिए तो सेंट्रॉइड को h, के लूंगा। जिस भी पॉइंट का मुझे लोकस चाहिए उसको h, के लेंगे। पुराने क्वेश्चन में h, अलग था, अभी h, के अलग है। अभी सेंट्रॉइड चाहिए h, के। ये तो बात हुआ उस पॉइंट की जिसका मुझे लोकस निकालना है। दो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है हमारे पास। पहला कंडीशन है a और b के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 देके रखा है ना। हाँ तो a और b के बीच की डिस्टेंस हमने इक्वेशन बनाई अभी पिछले पार्ट में, क्या आया था उससे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 आता है। ये इक्वेशन थी अपने पास। दूसरा ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, पॉइंट है क्या सेंट्रॉइड ना, तो निकालना पड़ेगा ना सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड तो निकालना पड़ेगा। तो सेंट्रॉइड निकालेंगे तो h और a और b में रिलेशंस मिलेंगे। तो h क्या आएगा भाई 0 प्लस इधर का भी 0 प्लस इधर का a डिवाइडेड बाय 3। तो ये a बाय 3 आया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आएगा 3h। सिमिलरली y का वैल्यू क्या आएगा या b का वैल्यू क्या आएगा 3 क्या ना, मतलब ये ऐसा आया। और या एंड लिख सकता हूं मैं, के निकालते आएगा ना b बाई 3, a प्लस बी प्लस सी सबका समी तो करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। तो वापस से b का वैल्यू 3 के, तो a का वैल्यू 3h आया, b का वैल्यू 3k आया। क्या करें इसका, हाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वो 3h इसमें कर रहे हैं, तो 3h का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो बेसिकली आ गया मेरे पास 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16। चाहो तो 9 से डिवाइड भी कर सकते हो, दोनों में सेम है ना। और h की जगह पे क्या लिखेंगे, xk की जगह पे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, अभी समझता है थर्ड वाला। फोर्थ वाले पे चले तो देखते हैं। फोर्थ वाले में ए बातचीत नहीं। फोर्थ वाले में यहां पे क्या है, फिर से a, 0 इधर 0, b। ठीक है, किसका लोकस निकालना है, कौन से पॉइंट का, हाँ जो इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। 2 किधर से, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा ना, ये 2 और ये 1 और ये h, के। अभी इस पॉइंट को लेंगे क्या, इसको लेना पड़ेगा ना h, के। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको h, के लिख के लेंगे। ये बात समझती है, हाँ। लेकिन अभी अपने पास एक रिलेशन तो है ना जो हर बार आ रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, लेकिन a और b में रिलेशन तो नहीं चाहिए था, h और k चाहिए। तो अब h और k और n a और b में रिलेशन जो आएंगे वो डिफरेंट आएगा ना। पिछले क्वेश्चन में सेंट्रॉइड के लिए रिलेशन निकाला, अभी सेक्शन फार्मूला के लिए निकालेंगे। तो h का कोऑर्डिनेट 2 इंटू इधर का a आएगा 2 है डिवाइडेड बाय कितना 3। सेक्शन फार्मूला याद है, हाँ 2 इंटू इधर का a फिर 1 इंटू उधर का 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 हो गया। वैसे ही k का वैल्यू 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू तो 0 ही था डिवाइडेड बाय
3, हाँ वो 2+1 ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो। लेकिन ए और बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, तो ए का वैल्यू कितना, 2, बी का वैल्यू कितना, 3k। तो कौन सी इक्वेशन में भाई, इक्वेशन 1 में अपनी यही थी, इक्वेशन 1 वही चलती जा रही है। ए की जगह पे 3h डायरेक्ट लिखूंगा तो 9h² प्लस 9k² इज इक्वल टू 16। चाहो तो मैं 9 को कॉमन निकाल सकता हूँ, इधर जाएगा 16/9 हो जाएगा। अच्छा 4 का भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये h और h की जगह पे x² लिखूंगा तो x², 4 इधर आएगा 4y² और इधर भी जाएगा 4, तो 16 4 जा 64/9। तो ये आंसर आएगा, यही आया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखो इसको नोट करने के बाद। तो नोट हो गया अभी। हाँ अगला क्वेश्चन, इफ f1 is -c,0, पॉइंट है f1 के नाम से -c,0, f2 के नाम से भी है कोई c,0, f1 is -c,0, f2 is c,0। इफ f1 ऐसा है, ऐसे लिखा ना, इफ f1 is -c,0, f2 is c,0, देन फाइंड द लोकस। फाइंड नहीं यार, रुक जाओ, फाइंड करने में ना बहुत उल्टा हो जाएगा। देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट, देन द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, then the locus of point P such that Pf1 plus Pf2 is equal to 2a, then the locus of point P such that Pf1 plus Pf2 is equal to 2a is x² by a² plus y² by b² equal to 1, then find b। ए और सी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, नॉट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, these आर द फिक्स्ड कांस्टेंट, गिवन कांस्टेंट्स हैं। ए और बी को एलिमिनेट नहीं करना है, ए और बी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं है, वो गिवन कांस्टेंट्स है, वेरिएबल कांस्टेंट्स नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ना अभी वो लाइन वाले, अभी पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल पॉइंट्स, तो वो ए और बी बदल रहे थे ना, यहाँ पे ए बी सी बदल नहीं रहे, यहाँ पे ए और सी कांस्टेंट्स है, तो बी का भी जो वैल्यू आएगा वो ए और सी के टर्म्स में आएगा। नहीं नहीं 90 डिग्री 100 डिग्री कुछ नहीं है, बस ये कंडीशन थी ना बेटा, Pf1 प्लस Pf। अच्छा Pf1 का मतलब क्या, हाँ हाँ P तो लोकस वाला पॉइंट है, Pf1 का मतलब क्या है, उन दोनों के बीच का, Pf1 के बीच का डिस्टेंस। हाँ तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, बेसिकली ये जो इक्वेशन है मैं इसको ऐसा भी रीड कर सकता हूँ, सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू 2a। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, f1 f2 आर द फिक्स्ड पॉइंट, दोनों जगह से अलग अलग डिस्टेंस निकाल लिए, उनको ऐड किया है, सो द सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट बिकॉज 2a इज अ फिक्स नंबर। वो 2a इसलिए लिखा है ताकि ये जो कैलकुलेशन है ये आसान दिखे। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड चीज़ है, ये डेफिनेशन है इलिप्स की, बट अभी हम इलिप्स की बातें नहीं कर रहे हैं, उस पर एक अकेला टॉपिक बना है इलिप्स नाम का, वो हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम लोग जस्ट लोकस के तरीके से देख रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ ये डिस्टेंस का सम है और कुछ नहीं। इलिप्स आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
हाँ, थोड़ा सा लेंथी है। देखो ये सब में लेके आने का, मैं कहाँ तक आया दिखाओ। नहीं तो गलत कर रहे हो ना, ये कंडीशन ही नहीं है। पी ए इक्वल टू पी बी है ही नहीं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, वो तो मैंने पहले ही सिखा दिया था शुरुआत में, पहला क्वेश्चन वही था, पी ए इक्वल टू पी बी। वो क्वेश्चन थोड़ी ना है। यहाँ पे पी एफ वन प्लस पी एफ टू प्लस करना है, तो पी एफ वन क्या आएगा बता सकते हो? पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम क्यों नहीं बनेगा, सब बनेगा। देखो ऐसा है, एफ वन दे रखा है तुमको कितना, माइनस सी गोमा जीरो। एफ टू कितना दे रखा है, सी गोमा जीरो। ये कोई भी दो फिक्स पॉइंट है, हमने एक पॉइंट पी ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज करेंगे, एच कॉमा के। तो ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का सम उन्होंने देके रखा हुआ है, कितना है, 2 है। हाँ, तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2a दे रखा है, तो पी एफ वन का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। क्या आएगा पी एफ वन का वैल्यू, रूट के अंदर में, हाँ एच प्लस सी ना, एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस रूट के अंदर में, हाँ एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो अब यहाँ पे ना दो रूट्स है हमारे पास, तो अगर ये तो कंफर्म है कि रूट्स हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। हाँ, बट अगर अभी डायरेक्ट स्क्वायर किया तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे अगर मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, a प्लस बी द होल स्क्वायर, याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा। ऑलरेडी ये लोग थोड़े बड़े बड़े लोग हैं भाई, 2 डिग्री आ रहे हैं, और इनका मल्टीप्लीकेशन 4 डिग्री बनेगा क्या। हाँ, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें एक से ज्यादा रूट्स है, तो जब भी स्क्वायर करेंगे उस टाइम पे किसी एक साइड में, आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड में, सिर्फ सिंगल रूट वाला टर्म बचे। सिंगल रूट वाला टर्म मतलब जैसे अभी ये 2 टर्म है तो मैं किसी एक को शिफ्ट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर ऐसा लिख दिया, एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस रूट के अंदर में h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा, जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका वो 4 डिग्री का टर्म नहीं आएगा। जैसे मान लो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, इरेशनल इक्वेशन अभी तक हमने सॉल्व नहीं करी है, तो इसलिए मैं साइड में दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, इधर कुछ z था। अभी आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ये रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स वाई आ जाएगा, राइट। अब अगर ये सिंगल सिंगल ऐसा था तो अच्छी बात है, लेकिन ये अंदर में ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 होता। इसका स्क्वायर जब करने जाएंगे तो एक तो वो रूट वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला ये सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट ये वाला टर्म का क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा ना, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दिख नहीं रहा बहुत, ये 2 2 2 इसका 4 डिग्री की चीजें आ रही है। अब ये तो फिर भी मैंने छोटे छोटे लोग लिए थे तो फिर भी चलो कर पाए, अभी ये तो और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। तो यहाँ पे ये वाला टर्म पूरा रूट के अंदर तो बचेगा ना, और वो और कॉम्प्लिकेटेड हुआ, ठीक है, उसको भी कर सकते हैं। मतलब पर उसको भी करने के लिए अगर अभी डायरेक्ट अगर स्क्वायर कर दिया, जैसे अभी ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस, इसको भी डायरेक्ट स्क्वायर किया तो रूट हटेगा नहीं, ये सारी चीज़ों को उस साइड लेके जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये टर्म कॉम्प्लिकेटेड बनेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्म को दूसरी साइड लेके जाते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे लेके गया। तो अभी अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रहा हूँ तो उसका कुछ फायदा है। पहला चीज, एक स्क्वायर खत्म होगा ना इधर वाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डायरेक्ट लिखूं अंदर वाले को ओपन करके, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस इस रूट के अंदर वाला जो पूरा टर्म है उसका स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट। फिर ये अंदर वाला चीज ओपन करके लिख दूं, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस
2hc प्लस के स्क्वायर। ये तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab किधर है, वो भी लिखना पड़ेगा ना, तो माइनस आएगा ना, बीच में माइनस है, तो 2 इंटू 2 है, ये तो 2ab होता है ना, तो 2 इंटू दिस क्या आएगा, h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हम रूट के अंदर में अभी ओपन करके नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज ठीक है अभी ओपन कर भी लिया तो उससे क्या फायदा, बस बड़ा बड़ा टर्म लिखता रहना पड़ेगा, तो क्यों मेहनत करें, एंड में कर लेंगे। इस स्टेप तक कोई दिक्कत किसी को भी, पक्का? कुछ कट हो रहा है? कौन कौन? एच सी के तीनों का स्क्वायर, अच्छा 2hc इधर प्लस का है और इधर क्या है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, तो 4hc बनेगा क्या, ठीक है, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। ये अभी 4a स्क्वायर बच रहा है, इसको तो मैं उधर ले ही गया था, माइनस 4a, वो रूट के अंदर में पूरा टर्म है ही अभी, कुछ और सिंप्लीफाई हो रहा है, एक 4 कट गया और नहीं, तो अभी कुछ नहीं कटा ना, बिकॉज दूसरी साइड में a नहीं है, तो एच सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू रूट ऑफ एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब अभी भी हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर डायरेक्ट किया तो राइट हैंड साइड में तो दो टर्म्स है ना अलग अलग, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ या माइनस 2 टाइम्स ऑफ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें तो ये रूट बच जाएगा ना, तो हम सिंगल रूट लेके आएंगे एक साइड में, तो एक साइड को सिंगल एक साइड में रखते हैं, दूसरे को दूसरी साइड, तो ठीक है, ये पूरी चीज को इधर लेके आ जाऊं या किसी भी एक चीज को लेके आ सकता है, तो मैं इसी को लिख देता हूँ, a इंटू रूट ऑफ एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये एच सी इधर आ जाएगा माइनस एच सी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब स्क्वायर कर सकते हैं, रूट खत्म हो जाएगा, कर देते हैं, तो यहां से ए स्क्वायर ओपन करूं, एच स्क्वायर माइनस 2hc प्लस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए रेस टू 4 प्लस एच स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2hc इंटू ए स्क्वायर, ऐसा ही है क्या, यहाँ पे जगह थोड़ी सी मेरे पास कम है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, जो फॉर्म था वो तो बहुत डेंजर था ना, आसान सा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां तक जाना पड़ेगा ना, हाँ तो ट्राई करो, इसके आगे करो, उस फॉर्म तक जाओ, आया, चलो रे मैं बताता हूँ, ठीक है, कुछ कट और डायरेक्टली अभी नहीं हो रहा है, हाँ मतलब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इंटू एच सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू में ये सारी चीज़ें एज इट इज थी, तो ये 2h ए स्क्वायर एच सी कट गया, ये सबका कैंसिल आउट हुआ ना। अब ना जो इक्वेशन निकालनी थी उसमें एक ही जगह पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर मतलब इस इक्वेशन का कौन, एच ना। अब वैसे देखो इसमें आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो है नहीं, एच और के में रिलेशन आ गया, अगर आपको एच और के देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो पहले एक्स और वाई लिख दो, ठीक है, लिख लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेस टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, बस इतना ही है ना। अब सारे एक्स स्क्वायर को साथ में लाना पड़ेगा, इक्वेशन में एक ही जगह पे एक्स स्क्वायर है तो लेके आओ एक्स स्क्वायर वाली चीजों को इधर, क्या आएगा बता सकते हो, हाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहां से ए स्क्वायर था, उस साइड से कौन आएगा, सी स्क्वायर इधर आके माइनस का बनेगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पूरा का पूरा मैं एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिख दूं, इतना चलेगा, हाँ वाई स्क्वायर वाला चीज
इधर से वाई स्क्वायर सिर्फ एक ही जगह पे है या और कहीं से आएगा? तो क्या आएगा ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। और कुछ है? वेरिएबल वाला पार्ट कुछ है नहीं, कांस्टेंट टर्म्स ही है ना। ठीक है, तो कांस्टेंट्स को अपोजिट साइड में भेज दें, बिकॉज जो लिखा था वो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ दो ही लोग है क्या, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के टर्म्स ना, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड है, तो दूसरी साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर और इधर का कौन जाएगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा उस साइड। अब ना ऐसे मैनिपुलेट करना है, मतलब किसी फॉर्म में लेके आना है, तो कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं। जैसे जो सबसे पहले दिख रहा है 1, अगर यहाँ पे 1 आ रहा है मतलब जो भी कुछ था यहाँ पे सब डिवाइड में जाएगा, सब डिवाइड में जाएगा तभी 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे इस बहुत कुछ मतलब ये पूरा चीज है। चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। उस पूरे चीज से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। दूसरा एक और चीज है, इधर में कोफिशिएंट्स कौन है, एक्स स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर, उन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है क्या। जब भी ऐसा चीज आता है तो हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, एक टर्म कैंसिल आउट होगा, दूसरा बचेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड किससे डिवाइड कर दूं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय कैसे क्या बचेगा बता सकते हो, क्या बचेगा? नहीं बता, किससे डिवाइड कर रहे हैं ये बताओ? ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में जो भी है कंप्लीट चीज से डिवाइड करना है। राइट हैंड साइड में कौन है? हाँ, तो उस कंप्लीट चीज से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 बाय मतलब डिवाइड में ए स्क्वायर ना। अच्छा, इसके डिवाइड में आया था पूरा चीज, इसके भी डिवाइड में आएगा ना, तो इसके डिवाइड में आएगा तो क्या बचेगा, हाँ वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा 1। क्या इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है? हाँ, वो बी मिसिंग है ना, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर तो आ गया, 1 भी आ गया, वाई स्क्वायर भी आ गया, डिवाइड वाला चीज बस क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर। तो यहां से जस्ट कंपेयर करेंगे तो इस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही आंसर है। ठीक है, इसके आगे ही बोल रहे हो समझाने का? हाँ, अब ये वाला चीज यहां से देखो, अगर मैंने ए स्क्वायर कॉमन निकाला तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बच रहा है। ये यहां पे दो चीजें हैं, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर से वाई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर। अब ये जो राइट हैंड साइड में है उससे मैं दोनों साइड ही डिवाइड कर रहा हूं। राइट हैंड साइड में यही वाला चीज है, इसके डिवाइड में भी कौन आएगा, ऐसा कुछ। अच्छा, इधर भी कौन आएगा, ऐसे ही कुछ ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा? लगता है तुम लोग की रात को नींद पूरी नहीं हुई गर्ल्स। सुबह इनऑर्गेनिक था तो नींद पूरी नहीं हुई, उससे क्या लेना देना। तो वो तो इनऑर्गेनिक में आई ना, ये तो मैथ्स है। नहीं नहीं, सबको नींद नहीं आ रही, कुछ एक दो लोग ही है, वो भी जबरदस्ती सो रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा काट होगा। इधर ए स्क्वायर क्या बचेगा, इधर वाई स्क्वायर बाय इक्वल टू, बस इतना ही था। अभी समझा?
आप भी कंपेयर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में गिवन था कि ये लोकस आया ना अपने पास, भाई ये लोकस आया, बट उन्होंने क्या गिवन दिया था, गिवन लोकस क्या था बताओ? तो ये दोनों सेम होना चाहिए ना, तो अगर ये दोनों सेम होना चाहिए तो सारे टर्म सेम होना चाहिए ना। तो 1 आया, 1 की जगह पे 1 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर है, तो बचा हुआ जो भी पार्ट है वो बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर ही होना चाहिए ना। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आना चाहिए? हाँ मतलब पैरामीटर मतलब क्या, कुछ कंडीशंस ना। हाँ भाई क्या पैरामीटर्स है इसको चेक करने के, कोई भी रैंकिंग रहेगी, जैसे हम एजुकेशन वाले लोग हैं, अपने कॉलेज का रैंकिंग आता है तो कुछ पैरामीटर रहेंगे ना, इस पैरामीटर पे जज किया, किसी बच्चे को बोलना है वो गधा है कि होशियार है, तो कुछ पैरामीटर्स रहते होंगे ना बोलने के कि हाँ ये बच्चा होशियार है कि नहीं है। किसी भी कॉलेज में एंट्री करने के लिए कुछ पैरामीटर्स है, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ेगी, आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो आप अंदर जाओगे, ऐसे कुछ पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स मतलब किसी थर्ड फैक्टर की कुछ बातें करके कुछ नया रिजल्ट ला रहा है या कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ऐसे ही ना। पैरा मतलब कुछ फैक्टर है उसका एनालिसिस करके हम किसी चीज़ का रिजल्ट दे रहे हैं, यही मतलब होता है। हाँ कुछ कुछ वैसा ही है, हम डायरेक्ट दुनिया से मैथ्स को जोड़ेंगे तो ठीक है सारी चीज़ें मिलती है, बट हर बार हमको जोड़ने में दिक्कत होती है, तो हम लोग मैथ्स को मैथ्स के लैंग्वेज से ही पढ़ते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे पैरामीटर का मतलब क्या है कि एक्स और वाई दो ही चीज़ें हैं अपने पास, तो एक्स और वाई दोनों को ही किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में लिखना, और थर्ड वेरिएबल मतलब वो पैरामीटर, तो एक्स और वाई दोनों को ही किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे लिखा है x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, तो x थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा बदलेगा तो x बदलेगा ना। अच्छा मैंने y को लिख दिया 4 कॉस थीटा, वैसे यूजुअली हम लोग x के साथ cos को लिखते हैं जस्ट इसलिए बिकॉज x इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड cos यूज द हॉरिजॉन्टल बेस, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा। हाँ वहाँ पे cos cos आता है, बस वही है। और y, हाँ तो मैं 4 साइन थीटा लिख लेता हूँ, तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, तो x और y दोनों ही थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, और x और y वेरिएबल है, थीटा भी ऑब्वियसली वेरिएबल है, बट थीटा x और y दोनों में है ना। हाँ तो x और y अगर थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं तो थीटा इज कॉल्ड द पैरामीटर, ठीक है, थीटा क्या हुआ अपना पैरामीटर। तो इसको और अच्छे से नहीं, वैसा अभी मैंने बोला ही लाइन, जस्ट नॉर्मल टर्म्स में कि अगर x और y दोनों ही किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं देन दैट रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फॉर्म या पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अगर कॉमा लगा के लिखूंगा तो पैरामीट्रिक पॉइंट, पॉइंट तो लिखते आता है ना अपने को, ठीक है। और किसी भी कर्व में होता क्या है, x और y में रिलेशन, तो x और y में जो रिलेशन है दैट इज यहाँ पे थीटा को इलिमिनेट करके अगर x और y में रिलेशन निकालूंगा तो कर्व बन जाएगा, ठीक है। हाँ तो अगर मैं इसको डायरेक्टली जैसा मैंने लिखा है डायरेक्ट बोलूं पैरामीट्रिक कर्व तो ये भी चलेगा, कोई कंफ्यूजन? हाँ अब इसमें लोकस में तो काम आएगी चीजें, बिकॉज थीटा थर्ड अननोन आया और वो भी वेरिएबल वाला, लाइक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना। हाँ तो थीटा इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसमें जस्ट ऐसा भी बोल दूं मैं, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट x कोऑर्डिनेट इज 3 cos थीटा, y कोऑर्डिनेट इज 4 sin थीटा, या फिर जस्ट ऐसे बोलूं मैं फाइंड द कर्व हुज पैरामेट्रिक इक्वेशन इज दिस, ठीक है, या जस्ट ऐसा इफ फाइंड द कर्व सेटिस्फाइंग दिस, मतलब ऐसे कुछ भी बोल के इनका कनेक्शन दिखा दिया मैंने कि भैया एक नॉर्मल कर्व निकालना है जिसका पैरामेट्रिक फॉर्म ऐसा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ना साइन थीटा और कॉस थीटा अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है तो उनको हटाना है, मतलब ये x दे रखा है ये y दे रखा है, तुमको लोकस पढ़ा है तुमने, मुझे इन दोनों से लोकस निकालना है, कुछ पॉसिबिलिटी है, कौन सी?
हाँ, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर्स का एडिशन करेंगे तो वो एलिमिनेट होके 1 बन जाएंगे ना। तो क्या यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का कुछ वैल्यू एक्स और वाई के टर्म्स में है? बताओ, यहाँ से कौन है कॉस थीटा का वैल्यू? और वाई का मतलब साइन थीटा का, सॉरी, वाई बाय 4। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 लिख दूंगा मैं। और कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना? हाँ, तो एक्स स्क्वायर बाय 9 लिख दे और इसको वाई स्क्वायर बाय 16 लिख दे इक्वल टू 1। समझता है ये बात? हाँ, तो लिखो, पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा था ना, उसके नीचे लिखने का थोड़ा सा वही जो हमने डिस्कस किया उसको 1-2 लाइन में लिखेंगे। इफ बोथ एक्स एंड वाई, इफ बोथ एक्स एंड वाई आर represented in terms of a new variable in terms of new variable, if both x and y are represented in terms of new variable called parameter. If both x and y are represented in terms of new variable called parameter, मतलब वो जो new variable है वो parameter है, right? In terms of new variable called parameter, then that form is called the parametric form. Then that form is called parametric form. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखो नीचे, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व whose parametric equation is, find the curve whose parametric equation, find the curve whose parametric equation is, ये ले लो, x is equal to 3 cos theta and y is equal to 4 sin थीटा। तो उसका सॉल्यूशन भी साइड में लिखा है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इफ x is equal to 80 square, y is equal to 280। Find the equation of the curve. Find the equation of the curve if x is equal to 80 square and y is equal to 280. No, a and b are the constants. T, where t is the parameter. X is equal to 80 square and y is equal to t 280, where t is the parameter. T is the parameter मतलब a चलेगा, a is a fixed constant, वो आपके सॉल्यूशन में रहेगा। t नहीं होना चाहिए, t एलिमिनेट होना चाहिए। चलो आगे लिखो, ये आया सबका? अरे एक जगह से t निकाल के दूसरी जगह पे पुट कर दो, बताओ यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा? y बाय 2 है, पुट इन x। तो x इज इक्वल टू है कितना? 80 स्क्वायर, तो a t की जगह पे पुट कर दो भाई, y बाय 2a का होल स्क्वायर, दैट वैल्यू शुड इक्वल टू x। बस हो गया, ठीक है। जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बाद में रट्टा मारेंगे। ये एलिप्स था, ये सब चीजें रट्टा मारेंगे अपन बाद में, टाइम है लेकिन उसका। तो लिखो, चलो हेडिंग लिख लो इक्वेशन ऑफ लाइन की। लिखो, लोकस ऑफ अ पॉइंट, locus of a point such that locus of a point such that, मतलब स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। locus of a point such that
if any 2 point locus of a point such that if any 2 points of this locus are joined, any 2 points of this locus are joined, they define a unique direction. They define a unique unique अरे यूनिक होता है कि नहीं? यूनिट नहीं रे, यूनिक अकेला एक अपने अपने यूनिक का मतलब क्या होता है? अपने टाइप में एकदम अलग, डिफरेंट सबसे ना, कुछ खास अलग से। हाँ सही है। स्लोप वैसे पढ़ रखा है तो फिर से पढ़ने का जरूरत है? वेरी गुड। तो स्लोप और ग्रेडियंट फिर से पढ़ने का, ग्रेडियंट भी नाम है ना स्लोप का। हाँ तभी अगर, लेकिन फिर भी ठीक है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 बाय, ये पढ़ चुके हैं ना? हाँ अगर एंगल थीटा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो स्लोप tan थीटा, यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल m। हाँ तो अब अगर मैं कंपेयर करूं बहुत सारे स्लोप्स में, जैसे मान लो ये y एक्सिस था, ये x एक्सिस था, यहां से ऐसे जा रही है एक लाइन इधर, पहले नीचे से ले लेते हैं, चलो ये m1, फिर ये m2 और एक लाइन जा रही है इधर, m3, अच्छा इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऐसा नीचे से ही आ रही है बेसिकली। m4 ना, m5, एक और ले लेते हैं भाई, m6, बस ना, 16 का 6 ले लिया अपन, 16 लाइन ज़्यादा हो जाएगी यार, तुमको लिखने में आलसी आएगी। अब मुझे चाहिए इनमें रिलेशंस, m1, m2, m3, m4, m5, m6 में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, जैसा मैंने बना के रखा है डायग्राम में उसी के हिसाब से बता सकते हो क्या? तो पहले तो ये बताओ कौन कौन, हाँ सबसे बड़ा कौन? अच्छा तो ये m3, m2 और m1 ये एक ऑर्डर में आएंगे, ये समझता है ना? आइदर m1 सबसे बड़ा, मतलब हम सिर्फ 3 लोगों की बात करें, m1, m2, m3 की, तो m1, m2, m3 में कौन बड़ा आएगा? m3। कैसे पता चला? तो ऊपर जाने से क्या फर्क पड़ रहा है? थीटा, हाँ θ1, θ2, θ3। तो θ3 बड़ा मतलब tan 90 डिग्री तक बढ़ते जाता है ना, तो tan θ3 ज्यादा आएगा, द स्लोप इज tan θ3 ना। तो m3 इन तीनों में सबसे बड़ा होगा, और फिर उससे छोटा m2 और उससे छोटा। अच्छा और ये जो थीटा आएंगे कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? तो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये सब के सब 0 से बड़े रहेंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा बाकी के जो 3 लोग बचे हैं, m4, फिर उल्टा लिख रहा था ना मैं, 1 2 3, तो इधर m6 होना चाहिए ना। चलो m6, m5, m4, इन तीनों में कौन बड़ा है? m4 वाले हाथ ऊपर करें, m5 वाले हाथ ऊपर करें, m6 वाले हाथ ऊपर करें। पहले तो चिल्ला तो सब 4 4 रहे थे, कैसे m6 बड़ा हुआ? एंगल सबसे बड़ा है। अच्छा अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे ये सारे एंगल्स? सेकंड क्वाड्रेंट में। 10 पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो एंगल कौन सा वाला बड़ा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कि नेगेटिव एक्स एक्सिस से? अच्छा मैं मैग्नीट्यूड में बात कर लूं अगर, तो m6 ये मॉड है, m5, m4, इनमें कौन बड़ा आएगा? ऐसा? हाँ और इसमें ऐसा? क्यों ऐसा? बिकॉज ये 0 से छोटा है। हाँ सब नेगेटिव है ना भाई, ये जो एंगल्स हैं 90 डिग्री से ज्यादा आएंगे, इधर से पूरा बनाओगे, मान लो यहाँ से ऐसा,
तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा ना, तो 90 डिग्री से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से तो छोटा ही आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। आप इसको ऐसा भी देख सकते हो, इधर से एंगल ये माइनस थीटा 6 हो जाएगा, ये वाला माइनस थीटा 5, ये वाला माइनस थीटा नहीं कौन सा था 5 हो गया, हाँ ये 4 माइनस थीटा 4, सही है, सही है ना। तो मैग्नीट्यूड में तो थीटा 4 ही सबसे बड़ा है, बट वो नेगेटिव में होने की वजह से tan थीटा 4 छोटा हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है क्या, कोई कंफ्यूजन। हाँ मतलब ये ऐसा भी सोच सकते हो, इधर जाएंगे तो tan थीटा का वैल्यू प्लस में बढ़ता जाएगा, फिर वापस इधर से आएंगे तो tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। तो नेगेटिव में यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा ना इधर की साइड, और इधर की साइड प्लस इन्फिनिटी। tan 90 डिग्री कितना होता है, इन्फिनिटी ना, तो एक साइड से पॉजिटिव एक साइड से नेगेटिव ना, तो अगर इधर से पॉजिटिव आएगा तो मतलब इधर से बढ़ता हुआ जा रहा है, और इधर से नेगेटिव मतलब इधर से बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है। हाँ तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि m1 से बड़ा m2, उससे बड़ा m3, उससे बड़ा कुछ है नहीं, हाँ लेकिन इधर की सारी चीज़ें नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में m4, m4 से बड़ा m5, m5 से बड़ा m6। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ तो स्लोप बढ़ रहा है, हाँ बट क्वाड्रेंट में चीज़ें बदलेगी, पॉजिटिव क्वाड्रेंट नेगेटिव क्वाड्रेंट फॉर द tan। समझता है क्या, हाँ तो ये ऑर्डर ही लिख सकते हो। कर सकते हैं ना, ये सबको एक साथ ही लिखो, ये कंटिन्यूअस में लिखने का। हाँ सबसे छोटा m4 है, यस बिल्कुल, और सबसे बड़ा m3 है, राइट। हाँ बोलो। मॉड में क्या है, विदाउट साइन ना, तो विदाउट साइन मतलब ऐसा आएगा ना, जैसे अगर यहाँ पे कोई लाइन आई, इसका स्लोप अगर -50 है तो इसका स्लोप -40 आएगा, इधर तो लास्ट में 0 आ जाएगा, तो -40 बड़ा है कि -50, हाँ -40 बड़ा है, लेकिन इसका मॉड लगा दिया तो ये मॉड ऑफ -40 कितना होगा 40, और मॉड ऑफ -50 कितना होगा, आप कौन बड़ा है 40 की 50, तो मॉड लगाने में मामला उल्टा हो गया ना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, वो नेगेटिव चीज़ थी, ठीक है, ये लिखा अपन ने। हाँ अगला चीज, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन नहीं अब, हाँ मतलब थ्योरी आया ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब उसमें डिफरेंट फॉर्म लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट, चलो लिखो भाई, क्या था अपना हेडिंग, क्या डाला, यस इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। पहला 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2.4 है, दिक्कत है। 2 पॉइंट फॉर्म, 2.5 मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2। तो ये x1, y1 है, इधर मान लो x2, y2 है। तो ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इसके ऊपर में जो पॉइंट रहेगा उसको x, y लेंगे, लोकस वाला चीज। हाँ तो इसके लाइन में कहीं पे भी x, y रहेगा तो लाइन बनेगी ना। तो इसका इक्वेशन, अभी डायरेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो डायरेक्शन मतलब क्या, वो tan थीटा ना, और डायरेक्शन मतलब tan थीटा मतलब स्लोप। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो जो स्लोप आएगा वो सेम होना चाहिए ना।
भाई तीनों पॉइंट कॉलिनियर होने चाहिए ना। हाँ, तो जैसे मान लो मैंने इस x कोमा वाई और x1 कोमा y1 से स्लोप लिखी तो क्या आएगी बताओ? तो y माइनस y1 बाय x माइनस x1। अच्छा, इन दोनों से स्लोप लिखी तो क्या आएगी? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो क्या इसमें x और y है? इस ये जो हमने लिखा है इक्वेशन, इसमें x और y आ रहा है क्या? कोई और आर्बिटरी कांस्टेंट आ रहा है? नहीं, x1, y1 एंड x2, y2 आर द फिक्स नंबर्स, पॉइंट्स है ना, गिवन पॉइंट्स। हाँ, तो ये बन गया इक्वेशन लाइन का। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं हम लोग। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पे स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। वैसे हम लोग लिख ही चुके हैं, फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप। कौन हुआ? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, दूसरा फॉर्म लिखते हैं, चलो इतना नोट करो, फिर सेकंड फॉर्म। पहले वाले का था 2 पॉइंट फॉर्म। कौन से 2 पॉइंट लिए हमने? x1, y1 और x2, y2। वो लाइन का इक्वेशन आपको याद भी रखना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 बाय सॉरी x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये वाला याद रहेंगे ना? गुड। अगला पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसमें स्लोप कौन था? ये वाला चीज तो लिख लेने का, इफ स्लोप इज m, slope in m and line is passing through x1, y1। तो एक पॉइंट तो दिख ही रहा है x1, y1, और ये वाला जो चीज है, अब ये y2 और x2 नहीं गिवन है बट स्लोप पता है, तो हम लोग इसकी जगह पे m लिख सकते हैं ना भाई, यही तो था स्लोप। तो अभी स्लोप का नाम m दे दिया, बाकी x1 और y1 तो रहेगा। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। हो गया। तीसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m जो है अपने पास वो है स्लोप और c कौन है? y इंटरसेप्ट। अच्छा, ये इंटरसेप्ट का मतलब समझता है? जहां पे एक्सिस को कट करता है, जहां पे y एक्सिस को कट करेगा उसको बोलेंगे y इंटरसेप्ट, जहां पे x एक्सिस को कट करेगा उसको क्या बोलेंगे? x इंटरसेप्ट। यहां तक लिख लिया था ना? मतलब ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे कोई भी लाइन है, ये जो पॉइंट आएगा वो कौन होगा? C। बिकॉज जस्ट इसमें मैंने अगर x की जगह पे 0 पुट किया तो ये y एक्सिस की चीजें मिलेगी ना। तो जब भी x को यहाँ पे 0 पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस सी, तो y इज इक्वल टू सी आएगा। तो बेसिकली ये पॉइंट हमेशा क्या आने वाला है? 0, c। वो नीचे भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द c। c नेगेटिव है तो नीचे कट करेगा, ठीक है ना? हाँ, तो अभी इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट यूज हो रहा था, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो डबल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? जैसे कोई लाइन है मेरे पास, तो एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को बी पे, तो उसमें लिखो डबल इंटरसेप्ट के नीचे, इफ एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी, इफ एक्स इंटरसेप्ट इज ए and the y intercept is b,
then equation of the line is will be, yes I will explain, then equation of the line will be x by a plus y by b इक्वल टू 1। देखो कैसे कर सकते हैं, ये a कॉमा 0 होगा और ये क्या होगा 0 कॉमा b, तो दो पॉइंट पता है ना तुमको, a कॉमा 0 और 0 कॉमा b, तो 2.5 लिखा हमने, उससे लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। हाँ तो निकाले क्या, तो y माइनस वाई वन, इसको ले लें y1, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन होता है, तो y2 कौन है b माइनस 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ना, x2 कौन है 0, x1 कौन है a, भाई b के नीचे b का x कोऑर्डिनेट, तो b कौन है इधर का y कोऑर्डिनेट है ना, तो उसके नीचे उसका x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई में कौन x माइनस x1, हाँ ये y के साथ इधर 0 लिया तो ये है x1, ठीक है, ये b माइनस 0 b और ये माइनस है तो b से इधर डिवाइड कर दो, तो y बाय b इज इक्वल टू ये x माइनस ए बाय माइनस है, ऐसे ही बचेगा क्या, सिंप्लीफाई करो, वो आ रहा है, हाँ आ रहा है, y बाय b इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए प्लस 1, माइनस एक्स बाय को उधर ले जाओ, तो एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, खत्म। समझता है। अगला फॉर्म, मतलब ये था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ नेक्स्ट वाला जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, हम लोग डायरेक्ट किसी पॉइंट या स्लोप की बातें नहीं कर रहे हैं। ये जनरल फॉर्म मतलब तो यहाँ पे ना एक्स और वाई का कितना डिग्री आ रहा है, हर बार एक्स की पावर 1 ही आएगी और वाई की पावर 1, तो एक्स और वाई की पावर 1 है, मतलब लीनियर चीज है। तो जो लीनियर इक्वेशन होगी एक्स और वाई में वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे कोई सा भी लाइन ले लो आप, इन सब का इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, जैसे इसी का ले लो तो ये बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी आएगा। हाँ तो x के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा, y के मल्टीप्लाई में कुछ आएगा और कांस्टेंट कुछ आएगा। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि उसमें पावर एक्स स्क्वायर आ जाए? नहीं। क्या ऐसा हो सकता है x इंटू वाई आ जाए? नहीं। इन दोनों को छोड़ के कोई और तीसरी चीज नहीं आ सकती ना वेरिएबल्स में। हाँ तो जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अच्छा लीनियर इक्वेशन जो है ए एक्स और वाई की, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो जाएगी हमारे पास लाइन, जनरल फॉर्म। हाँ अब इसमें अगर मुझे स्लोप निकालना है तो इसका स्लोप क्या आएगा, तो स्लोप निकालने के लिए हमने कुछ पढ़ा जिसमें हमें लाइन के अंदर में डायरेक्ट स्लोप दिखता है। हाँ एक फॉर्म पढ़ा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है क्या। अब इससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे स्लोप मिलेगा। जैसे हमने वो लोकस वाले क्वेश्चन में लास्ट में b निकाला था, तो यहां पे अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है तो क्या चेंज करूं, हाँ y अकेला चाहिए ना, y को सेपरेट करना पड़ेगा ना, तो ax और c को दूसरी साइड भेज दूं। तो यहां से कर रहा हूं मैं, देखो ना, ठीक है पूरा डिटेल में लिख ही लेते हैं, साइड में नोट भी कर लेने का। तो ये बी वाई कैन बी रिटर्न एज माइनस ए एक्स माइनस सी, बट क्या अभी डायरेक्ट स्लोप का वैल्यू बता पाएंगे? नहीं, अभी ये b लिखा है यहाँ पे, हमें y का कोफिशिएंट कितना चाहिए 1 ना, वहां पे 1 है, तो b से डिवाइड किया तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी द होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस सी बाय बी। क्या इससे अपने को कुछ पता चल रहा है? हाँ स्लोप भी दिख रहा है और y इंटरसेप्ट भी दिखाई दे रहा है। तो माइनस ए बाय बी, माइनस ए मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ऐसा ही कुछ है क्या। जो x के मल्टीपल में है वो x का कोएफिशिएंट, जो y के मल्टीपल में है वो किसका कोएफिशिएंट y का। ठीक है, ए इधर गलत लिखा ना,
अच्छा, तो y इंटरसेप्ट भी बता सकते हो यहाँ से, -c/b लिख लो। ये यहाँ से कंपेयर किया ना बेटा, देखो y इक्वल टू mx प्लस c था, तो ये जो होता है अपने पास स्लोप है, और ये पीछे वाला कौन है? हाँ, तो कांस्टेंट का मतलब हमने देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है, उसमें वो x को 0 पुट करते हैं तो c बचता है, तो वो जो बचा हुआ पार्ट है वो है y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे इसको छोड़ दो तो क्या बचेगा? तो इसलिए ये y इंटरसेप्ट। ठीक है बेटा, y इंटरसेप्ट क्या है? अरे तो फिर पूछ क्या रहे हो? ये y इक्वल टू mx प्लस c में c कौन है? और कुछ y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट मतलब x को अगर मैं 0 पुट करूं तो y का वैल्यू जो मिलेगा उसका नाम क्या होगा? y इंटरसेप्ट। तो x को 0 पुट करूंगा तो m इंटू 0 0, तो क्या बचेगा y का वैल्यू? तो c कौन हो गया? y इंटरसेप्ट। यहाँ पे x को 0 पुट करो तो y क्या आएगा? तो -c/b क्या हो जाएगा?